हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है ग्रेविटी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपके सामने आए हैं एक नई सीरीज लेकर। वो सीरीज है स्टैंडर्ड 10th साइंस की। इस सीरीज में हम साइंस में सारे के सारे चैप्टर एकदम डिटेल में लेकिन एकदम शॉर्ट में आपको करवाएंगे। आज हम स्टार्टिंग करते हैं चैप्टर नंबर 1 से, जो कि है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये चैप्टर हम पूरा आपको पूरी डिटेल मतलब एनसीईआरटी की बुक में जितने भी टॉपिक्स है ये चैप्टर में वो सारे कवर करने वाले हैं, बट बिल्कुल ही शॉर्ट में हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं। What is a chemical reaction? केमिकल रिएक्शन होता क्या है? तो सिंपली a chemical reaction is the process in which one or more substance, एक से ज्यादा substance undergoes a chemical change to form a new substance। मतलब कि केमिकल रिएक्शन में को जो भी हमारा जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट मतलब कि कोई भी सब्सटेंट है उसका केमिकल चेंज होता है। अभी वो केमिकल चेंज में जाके क्या होगा, तो उसका ब्रेकिंग डाउन होगा। इट इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ केमिकल बाउंड्स। या तो केमिकल बाउंड्स टूटेंगे या तो फिर केमिकल बाउंड्स नए बनेंगे। ठीक है, इस तरीके से चेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये क्या है कि मैग्नीशियम की जो रिबन है उसको अगर हम बर्न करते हैं, ठीक है, तो वो वाले प्रैक्टिकल में क्या होता है, मैग्नीशियम के ऑक्साइड फॉर्म होते हैं। तो ये जो है Mg और O है ना, मैग्नीशियम और ये हमारा ऑक्सीजन, ये क्या है, ये रिएक्टेंट्स है। ये रिएक्टेंट्स क्या कर रहे हैं, इट अंडरगोज अ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज हो रहा है। केमिकल चेंज होके क्या होता है, नया सब्सटेंस बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहां पे क्या हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो कौन कौन से रिएक्शन को हम केमिकल रिएक्शन कहेंगे, तो जिस भी रिएक्शन में चेंज इन स्टेट होता हो, ठीक है, चेंज इन स्टेट लाइक सॉलिड लिक्विड गैस है ना, सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, लिक्विड से सॉलिड बन रहा है, ये सारे चेंज होते हो तो इसको हम कहेंगे कि ये केमिकल चेंज है। चेंज इन कलर, जो भी हमारा रिएक्टेंट है उसके कलर में कोई चेंज आ रहा है। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस, कोई गैस फॉर्म हो रहा है जैसे कि हाइड्रोजन बन रहा है, ऑक्सीजन, कोई भी गैस फॉर्म हो रहा है। या फिर चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, या तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या फिर एंडोथर्मिक। ये एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन ये है कि किसी किसी रिएक्शन में जो है जो किसी उसमें हीट जो है, हीट एब्जॉर्ब होती है और किसी रिएक्शन में जो हीट है वो फॉर्म होती है। तो आइदर केस, अगर हीट फॉर्म हो रही है तो भी केमिकल चेंज है, या फिर हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो भी केमिकल चेंज है। देन फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट मतलब कि पानी में अगर हम मिट्टी को घोल देते हैं तो क्या हो जाता है, थोड़ी देर बाद जो मिट्टी है वो नीचे बैठ जाती है, पानी पानी अलग हो जाता है। इसी तरीके से अगर कोई भी हमारा केमिकल है वो प्रेसिपिटेट कर रहा है तो भी ये एक केमिकल चेंज की निशानी है। केमिकल इक्वेशन, अभी जो भी केमिकल चेंजेस हो रहे हैं उसको हम लिखने के लिए पूरे के पूरे नाम नहीं लिखेंगे कि अगर मैग्नीशियम है तो पूरा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, इस तरीके से नहीं लिखेंगे। हम क्या करेंगे, वो जो भी रिएक्शन है उसको लिखने के लिए उनके सिंबल्स का यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है Zn, जिंक, तो जिंक के लिए पूरा हमने जिंक नहीं लिखा, जो उसका सिंबल था Zn वो ले लिया। प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का यूज हुआ यहाँ पे, तो हमने क्या किया, उनके जो सिंबल्स है वो लिखे, Zn प्लस H2SO4। ये जो है, ये एरो जो है इसको हम पढ़ेंगे गिव्स, Zn प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2। तो यहाँ पे जो ये दोनों है Zn प्लस H2SO4, ये क्या है, हमारे रिएक्टेंट्स। इनमें जो है रिएक्शन कुछ हो रहा है और आगे जाके हमको क्या मिल रहा है, ZnSO4 प्लस H2 है ना, तो ये हमको मिल रहा है। तो ये क्या हो गया, ये एक केमिकल इक्वेशन हो गया। जो भी केमिकल चेंज हो रहा है, जो केमिकल रिएक्शन हो रही है, उसको हमने एज अ इक्वेशन लिख दिया। अभी ये इक्वेशन के भी टाइप्स होते हैं, कितने टाइप्स है, तो अनबैलेंस्ड इक्वेशन एंड बैलेंस्ड इक्वेशन। अनबैलेंस्ड इक्वेशन क्या होता है, जिसमें एटम्स आर नॉट इक्वल,
ऑन बोथ द साइड। बोथ द साइड मतलब कौन सी साइड की बात करें, यहाँ पे जो एरो है, एरो की लेफ्ट साइड और एरो की राइट साइड की बात कर रहे हैं। अगर जो भी रिएक्टेंट्स है उसमें जो एटम के नंबर है उतने ही इस तरफ भी होने चाहिए। जैसे कि Zn जो है यहाँ पे कितना है, ओनली 1, ठीक है, उसका एटम सिर्फ एक है, तो जो हमें मिलेगा लास्ट में उसमें भी सिर्फ एक ही होना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पे Zn एक है और जो हमें लास्ट में 2 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, तो ऐसे वाले जो इक्वेशन होंगे उसको अनबैलेंस्ड इक्वेशन कहेंगे। बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होता है, एटम्स आर इक्वल फॉलोइंग द लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना। तो बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होंगे, जिसमें दोनों तरफ जो एटम्स होंगे वो इक्वल होंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। यहाँ पे ये जो इक्वेशन है इसमें H2, ठीक है, उसके आगे भी एक कोएफिशिएंट लगा है 2, मतलब हाइड्रोजन जो है वो टोटल कितने हैं, 4 हो गए यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि एंडिंग में भी हमको सिर्फ 4 ही मिल रहा है और O2 जो है वो 2 है, तो यहाँ पर भी O और आगे जो कोएफिशिएंट लगा है 2, मतलब ऑक्सीजन 2 है। तो यहाँ पे जो ये रिएक्शन है वो बैलेंस्ड है, तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन बना है। ये सिंपल जो रिएक्शन है ना, वो नॉर्मली हम लिखते हैं तो कैसा लिखते हैं, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स H2O, है ना। हमको पता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके H2O बनता है। बट अगर ये इक्वेशन देखेंगे तो H2 तो हो रहा है, बट जो O2 है वो जो है मीट नहीं कर पा रहे, O2 नहीं बन रहा है, ठीक है। अभी O2 जो है नहीं बन रहा है तो क्या करेंगे, तो ये जो इक्वेशन है इसको हम बैलेंस कहेंगे, इसको हम बैलेंस नहीं कह सकते, इसको बैलेंस करना पड़ता है। बैलेंसिंग की प्रोसेस करने के बाद हमको जो ये वाला इक्वेशन है वो मिलेगा। तो बस आगे देखते हैं कि ये जो सारी इक्वेशन है उसको बैलेंसिंग किस तरीके से करते हैं। स्टेप्स टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को किस तरीके से हमें बैलेंस करना है। आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। हमको आइडेंटिफाई करना है कि रिएक्टेंट्स क्या है और प्रोडक्ट्स क्या है। रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, जो एरो जो होता है, एरो की जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी प्रोडक्ट्स है उसको हम रिएक्टेंट्स कहेंगे, है ना, एरो की लेफ्ट हैंड साइड। और एरो की राइट हैंड साइड जो होंगे उसको क्या कहेंगे हम, प्रोडक्ट्स, मतलब जो एंड रिजल्ट हमको मिलता है वो। काउंट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट। अभी रिएक्टेंट्स में जितने भी है, प्रोडक्ट में जितने भी हमको एलिमेंट्स दिए हैं उनके एटम्स हमको काउंट करना है कि कितने कितने एटम्स है। अगर रिएक्टेंट्स में हमको ऑक्सीजन दिया है तो उसके एटम्स हमें काउंट करने, कितने हैं, 2 है, 4 है, कितने हैं। और फिर प्रोडक्ट में कितने हैं वो भी काउंट करने हैं, दोनों तरफ हमें काउंटिंग करनी है। बैलेंस वन एलिमेंट एट अ टाइम यूजिंग कोएफिशिएंट। तो एक साथ हमें क्या करना है, ऐसा नहीं कि सारों को एक साथ ही करना है, हम एक एक एलिमेंट को पकड़ेंगे, एक एक एलिमेंट को पकड़ेंगे और उसको बैलेंसिंग करते जाएंगे, है ना। एक एक को पकड़ेंगे और बैलेंसिंग करते जाएंगे। इसी तरीके जैसे मैंने बताया ना कि H2 प्लस O2 हम करते हैं तो हमको क्या मिलता है, H2O, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, हमें फाइंड करना है कि प्रोडक्ट क्या है, रिएक्टेंट क्या है। तो यहाँ पे ये दो जो है एरो की लेफ्ट हैंड साइड ये रिएक्टेंट हो गए, राइट हैंड साइड जो है वो प्रोडक्ट हो गया। फिर हमें काउंट करना है उसके एटम्स। हाइड्रोजन के एटम्स कितने हैं, 2, ठीक है। प्रोडक्ट में देखेंगे हाइड्रोजन के कितने हैं, 2। यहाँ पे जो रिएक्टेंट्स है उसमें ऑक्सीजन के एटम्स है 2, बट प्रोडक्ट में अगर ऑक्सीजन के एटम देखेंगे तो क्या है, सिर्फ एक ही एटम है। तो यहाँ पे जो है थोड़ा डिसबैलेंस हो रहा है ऑक्सीजन में। तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, बैलेंस वन एलिमेंट एट अ टाइम यूजिंग कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट यूज करना है। आप बोलेंगे कि हम यहाँ पे 2 लिख दे, नहीं, हम किसी भी रिएक्टेंट्स को, किसी भी प्रोडक्ट को हम ऐसे 2, 4 नहीं लिख सकते। अगर हमें बैलेंस करना है तो हमें कोएफिशिएंट यूज करना है। कोएफिशिएंट मतलब उस एलिमेंट के सिंबल के आगे हमें जितने भी हमको चाहिए एटम्स उतने ऐड करने हैं, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऑक्सीजन चाहिए 2, तो यहाँ पे ये जो पूरा नाम लिखा हुआ है ना H2O, उसके आगे मैं कोएफिशिएंट ऐड करूंगी 2, ठीक है। पूरा कोएफिशिएंट के आगे, यहाँ पे ऐसा नहीं कि O के आगे करना है, पूरा जो है नाम उसके आगे 2 ऐड करना है।
इंश्योर द नंबर ऑफ एटम इज इक्वल ऑन बोथ द साइड्स। अभी क्या हुआ, मैंने यहाँ पे 2 रख दिया तो ऑक्सीजन तो 2 हो गया, बट हाइड्रोजन, अभी जब मैं हाइड्रोजन के एटम्स काउंट करूंगी तो ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई होके हो जाएंगे 4। ठीक है, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन बन रहे हैं प्रोडक्ट में, बट रिएक्टेंट में अभी 2 ही रह गया, तो मुझे इस साइड भी बैलेंस करना पड़ेगा और इस साइड भी सेम मैं कोएफिशिएंट ऐड करके बैलेंस करूंगी। 2 ऐड कर दिया, 2H2 2H2 O2 O2, तो ये पूरा जो है रिएक्शन इस तरीके से बैलेंस हो गया। वेरीफाई बाय काउंटिंग अगेन, तो लास्ट में एक बार करने के बाद हमें एक और बार चेक कर लेना है कि सही तो है ना, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने किसी को कंप्लीट करने के चक्कर में कहीं कुछ अधूरा ही छोड़ दिया है। तो अगेन एक बार काउंटिंग कर लेंगे तो इस तरीके से हम बैलेंस कर पाएंगे। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन की टाइप्स कितने हैं? सबसे पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, जिसको रेडॉक्स भी कहते हैं। तो ये पांचों टाइप्स है, एक एक करके देखते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, 2 or more reactants combine to form a single product। कॉम्बिनेशन में क्या होगा, सिंपली 2 या उससे ज्यादा कोई प्रोडक्ट होंगे वो कंबाइन हो जाएंगे और जो एक प्रोडक्ट होगा वो बनाएंगे। यहाँ पे रिएक्टेंट ज्यादा है, उनका कॉम्बिनेशन हो जाएगा और हमें एक ही सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O वाटर मिलके हमको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे रिएक्टेंट्स कितने हैं, 2 है ना, 2 या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं और हमको क्या मिलेगा एंडिंग में, सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा CaOH ट्वाइस। दिस रिएक्शन रिलीजेस हीट, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये जो भी ये बताया है कि ये जो हमारा रिएक्शन हो रहा है उसमें एंडिंग में जो हीट है वो रिलीज हो रही है। हीट जिसमें रिलीज होती है ना, वैसे इक्वेशन को क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक, है ना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये था हमारा कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में क्या होगा, A रिएक्टेंट होगा वो B के साथ जुड़ जाएगा टू फॉर्म AB बनाने के लिए। तो ये हमारा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट इज डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन क्या है, कॉम्बिनेशन का उल्टा। कॉम्बिनेशन में क्या था कि 2 और मोर रिएक्टेंट्स मिलके एक प्रोडक्ट बना रहे थे। यहाँ पे क्या है, रिएक्टेंट एक सिंगल है, सिंगल रिएक्टेंट जो है वो ब्रेक डाउन हो रहा है और 2 और मोर प्रोडक्ट्स हमको मिल रहे हैं। तो एक रिएक्टेंट है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है 2FeSO4, एक हमारा रिएक्टेंट है वो ब्रेक डाउन हो रहा है एंड गिव्स अस Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, 2 और मोर प्रोडक्ट हमको मिल रहे हैं, मतलब उल्टा। कॉम्बिनेशन का उल्टा है डीकंपोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन भी है यहाँ पे। अरे यहाँ पे 3 टाइप है। ये जो हमारी सबसे पहला वाला था 2FeSO4, ये कौन सा डीकंपोजिशन है, थर्मल। थर्मल मतलब इसको ब्रेक डाउन करने के लिए 2FeSO4 को ब्रेक डाउन करने के लिए हमने इसको हीट प्रोवाइड की है, हीट का यूज करके इसका ब्रेक डाउन हुआ है। सेकंड इज इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन। इसमें क्या है, हमको इलेक्ट्रिक की हेल्प से करना है इसका डीकंपोजिशन, जैसे कि H2O पानी। ठीक है, पानी में हम सिंपली इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेंगे तो क्या होगा, तो हमको मिलेगा H2 प्लस O2, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या होगा, अलग हो जाएंगे, ब्रेक डाउन हो जाएगा उनका। थर्ड टाइप है फोटोलिथिक डीकंपोजिशन। फोटोलिथिक डीकंपोजिशन मतलब सिंपली हमें वो जो भी सब्सटेंस है उसको सनलाइट में रख देना है, जैसे कि AgCl, 2AgCl gives 2Ag plus Cl2, है ना, सनलाइट में रखेंगे तो क्या होगा, उसका ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो ये डीकंपोजिशन है वो थर्मली भी हो सकता है, इलेक्ट्रिक से भी हो सकता है और फोटोलिथिक मतलब सनलाइट से भी डीकंपोजिशन करवा सकते हैं। जो भी सब्सटेंस है उसको क्या करेंगे, ब्रेक डाउन कर देंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, a more reactive element displaces a less reactive element from its compound। जो भी रिएक्शन होगा उसमें जो एक एलिमेंट ऐसा होगा जो ज्यादा रिएक्टिव होगा,
कंपेयर टू दी अदर वन, है ना, उससे ज्यादा रिएक्टिव होगा तो वो क्या करेगा, उसको डिस्प्लेस कर देगा, उसको हटा के वो अपनी जगह बना लेगा। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है Zn प्लस CuSO4, जिंक प्लस कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, कॉपर सल्फेट, सॉरी, कॉपर सल्फेट के साथ उसका जो हम करवाएंगे तो क्या होगा, तो ये Zn जो है वो कॉपर की जगह ले लेगा। अभी आप बोलोगे क्यों कॉपर की जगह ले ली, कॉपर भी तो जिंक की जगह ले सकता है, बट यहाँ पे क्या है, जो जिंक है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो जिसका रिएक्शन ज्यादा होगा, है ना, जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को कंपाउंड में से हटा देगा, है ना, उसको डिस्प्लेस कर देगा। तो यहाँ पे Cu की जगह क्या आ गया, Zn आ गया, तो बन गया ZnSO4 और Cu जो है वो अलग हो गया। जिंक डिस्प्लेसिस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट में से कॉपर को ही निकाल दिया, तो ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट है कि यहाँ पे जो है एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट की जगह पे अपनी जगह बना लेता है और उसको अलग कर देता है। नेक्स्ट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन टू कंपाउंड्स फॉर्म्स अ न्यू कंपाउंड। आगे वाली रिएक्शन में कैसा था कि जो जिंक है वो कॉपर की जगह लेके कॉपर को अलग कर देता है, तो कॉपर एक अकेला पड़ा रहता है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो भी हमारे रिएक्टेंट्स है BaCl2 Na2SO4, इसमें क्या होगा कि दोनों तरफ चेंजिंग होगा। जो Ba है, ये Ba जो है Cl से अलग होकर SO4 से जुड़ जाएगा, BaSO4 बन जाएगा। और ये जो Na है ये अकेला नहीं पड़ेगा, ये Cl के साथ जुड़ जाएगा, मतलब जो Ba है वो SO4 के साथ जुड़ जाएगा और जो NO है वो Cl के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे BaSO4 और 2 NaCl हमको मिलेंगे। दिस रिएक्शन फॉर्म्स एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस। तो ये जब रिएक्शन होगा ना तो इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म होगा, जिसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेट, ठीक है, जो घुलेगा नहीं पानी में। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट है, दोनों तरफ यहाँ पे कोई अकेला नहीं पड़ेगा, ठीक है, सबको जो है बॉन्ड बन जाएंगे। सिंगल डिस्प्लेसमेंट में क्या था, हाईली रिएक्टिव जो भी होगा वो कम रिएक्टिव को हटा के अपनी जगह बना लेगा। यहाँ पे क्या होंगे, आयन एक्सचेंज हो जाएंगे, Ba जो है SO4 के साथ जुड़ गया, Na जो है वो Cl के साथ जुड़ गया, तो ये है सिंपली डबल डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन या रिडक्शन दोनों को कंबाइनली रेडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, जब कोई भी रिएक्शन हो रहा है उसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, उसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या तो हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, तो वैसे रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन कहेंगे। मतलब जरूरी नहीं है कि ऑक्सीजन ऐड हो रहा है हाइड्रोजन अलग हो रहा है वो दोनों एक साथ होने चाहिए, नहीं, अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो भी वो ऑक्सीडेशन है, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो भी वो ऑक्सीडेशन है। रिडक्शन क्या है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन से उल्टा, ऑपोजिट, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, है ना, दोनों या तो फिर दोनों में से एक होता है तो क्या कहेंगे हम उसको, रिडक्शन। एग्जाम्पल दिया है CuO, कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 गिव Cu प्लस H2O। यहां पे हम देखेंगे तो ये CuO जो है, ठीक है, प्रोडक्ट में देखेंगे तो सिर्फ Cu है, यहाँ पे जो O था वो क्या हो गया, O जो है वो रिमूव हो गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो ये रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो ये कौन सा रिएक्शन हुआ, ये रिडक्शन है ना, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और यहाँ पे देखेंगे तो जो H2 है हाइड्रोजन, उसको क्या मिल रहा है, उसको ऑक्सीजन मिल रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी देखने मिल रहा है, रिडक्शन भी देखने मिल रहा है। यहाँ पे कोई एलिमेंट जो है वो ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, किसी में से ऑक्सीजन रिमूव भी हो रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये जो कंबाइनिंगली है रेडॉक्स रिएक्शन बनेगा। तो अब देखते हैं कोरोजन एंड रेंसिडिटी। कोरोजन क्या होता है, सिंपली अ मेटल रिएक्ट्स विथ एयर एंड मॉइस्चर फॉर्मिंग अ लेयर। कोई भी जो मेटल होती है वो एयर में जो मॉइस्चर है उससे रिएक्ट करके क्या होती है, उस पे जंग लग जाता है। जैसे कि हम बोलते हैं ना आयन को रस्ट लग गया, तो वो रस्टिंग की प्रोसेस क्या है, उसको कोरोजन कहते हैं। एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ आयन।
उसमें क्या होता है, Fe जो है हमारा सिंबल है आयन का, उसके साथ ऑक्सीजन और वाटर। अभी ये जो वाटर है वो अलग से हम डालते हैं तो भी ठीक है, बट जो एयर है, एयर के अंदर भी मॉइस्चर ज्यादा होता है, तब आयन का रस्टिंग पॉसिबल है। तो Fe के साथ ऑक्सीजन और H2O ऐड होके क्या बनेगा, Fe2O3 इंटू H2O। मतलब ये क्या है, ये आयन का रस्टिंग है ना। रस्टिंग मतलब कि वो जो आयन है उसके ऊपर एक लेयर जम जाएगी, है ना। और वो जो लेयर है वो आयन जो है वो आयन नहीं है, आयन के अंदर मॉइस्चर, ऑक्सीजन सब ऐड हुआ है। इस रस्टिंग के कारण जो भी हमारा मेटल है वो क्या होगा, वो अच्छे से वर्क नहीं करेगा, है ना। धीरे धीरे वो क्या होगा, अपनी जो स्टेबिलिटी है वो लूज कर देगा। तो इससे हमारे जितने भी पार्टिकल्स है जो आयन से बने हुए हैं उनको भारी नुकसान होता है सिर्फ रस्टिंग की वजह से। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इनको जो एयर है, जो मॉइस्चर है उससे बचाते हैं, है ना। तो आयन का रस्टिंग रोकने के लिए हम क्या करते हैं, या तो सिंपली उस पर पेंट कर देंगे। पेंट करेंगे तो क्या होगा, जो आयन है उसके ऊपर एक लेयर बन जाएगी पेंट की लेयर बन जाएगी। तो वो आयन जो है वो एयर के अंदर जो भी ऑक्सीजन है, मॉइस्चर है, उसके कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा। या तो सिंपली आयन जो है उसके अंदर कोई अदर मेटल मिक्सिंग कर दो, जैसे कि उसके अंदर जिंक ऐड कर दिया, जिंक की लेयर हमने चढ़ा दी ऊपर, ठीक है। तो क्या हो गया, उसकी जो रस्टिंग है वो रुक जाएगी। नेक्स्ट इज रेंसिडिटी। रेंसिडिटी इज स्पॉइलिंग ऑफ फूड ड्यू टू ऑक्सीडेशन। अभी रेंसिडिटी सिंपली क्या होता है कि हमारे जो ऑयली फूड होते हैं जैसे पोटैटो चिप्स है, वो जब पैकेट में आते हैं तो उसके अंदर हम देखते हैं कि बहुत सारी हवा भरी हुई है। तो हम ये सोचते हैं कि जो कंपनीज है वो अपना प्रोडक्ट का वेट बढ़ाने के लिए ये कर रही है, बट ऐसा नहीं है। वो जो भी फूड है वो क्या होगा, अगर वो सिंपली ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ गया तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा और उसका जो टेस्ट है वो खराब हो जाएगा। तो ये टेस्ट खराब ना हो इसलिए उस पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। नाइट्रोजन गैस भरेंगे तो क्या होगा, वो जो फूड है, नाइट्रोजन कैसा है, नॉन रिएक्टिव है, वो उस फूड के साथ कोई रिएक्शन नहीं करेगा और वो जो फूड है ज्यादा लंबे टाइम तक चलेगा। तो इसलिए अंदर नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। सिंपली हम घर में अगर कोई तली हुई चीज बाहर ऐसे ही रख देते हैं तो क्या होगा, थोड़े दिन बाद उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा, बट अगर हम उसको एयर टाइट कंटेनर में भर के रखते हैं तो वो ज्यादा लंबा चलती है। बस यही है हमारी रेंसिडिटी। प्रिवेंशन के लिए यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट, एयर टाइट कंटेनर्स, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। कोरोजन किसमें होते हैं, मेटल्स में होती है, और रेंसिडिटी हमारे जो फूड्स है ऑयली उसमें होते हैं। तो ये चीज हमें याद रखनी है। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट है। हमने जो भी पढ़ा है उसके आधार पर आप जो है ये सारे क्वेश्चंस अपने आप से करिएगा। सारे आपको आंसर्स हमारी आगे की पीपीटी में ही मिल जाएंगे, है ना। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो इसका ले सकते हैं और खुद सॉल्व करिए अपनी प्रैक्टिस के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे, और ये हमारी समरी है। क्विक आपको रिवीजन करना होगा क्या क्या देखा हमने, तो ये आप हमारी समरी पढ़ लीजिए। थैंक यू, यहीं तक था हमारा वीडियो। इसमें हमने जो फर्स्ट चैप्टर है पूरा जो डिटेल्स एक एक पॉइंट था वो सब कुछ शॉर्ट में देख लिया। आगे भी हम सारे चैप्टर्स की वीडियो ऐसे ही लाते रहेंगे, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।